हेलो गाइस, मैं विनीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट n एक परिमेय संख्या नहीं है जहां n एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बोर्ड पर, सिद्ध कीजिए कि रूट n एक परिमेय संख्या नहीं है यदि n एक पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग के बारे में समझते हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि रूट n एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर कंडीशन भी देखो दे रखी है, यदि n एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात यहाँ पर हमें ऐसी संख्याएँ रखनी है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 2, 3 और 5, 4 नहीं रखना, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 4 रख देंगे तो वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 4 जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 नहीं रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को और भी आप रख सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम यहाँ पर रखेंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हीं को प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे प्रूफ करते हैं। या अगर हम इसको प्रूफ कर लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन है, बचे जो क्वेश्चन हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रूट n एक परिमेय संख्या नहीं है। एक विधि आपकी होती है विरोधाभास विधि। ठीक है, तो इसे हम विरोधाभास विधि से हल करेंगे। ये कहता है कि रूट n एक परिमेय संख्या नहीं है, हम इसका विरोध कर देंगे, हम मानेंगे कि रूट n एक परिमेय संख्या है। इसी को मान करके हम इसे हल करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, माना रूट n एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या को आप जानते हो, परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए रूट n को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, अर्थात परिमेय संख्या की जो कंडीशन है वो लगा देते हैं। रूट n इक्वल p/q। चलिए, अब यहाँ p और q क्या होने चाहिए, जहाँ p व q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तथा q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता कि ये कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी संख्याएं जिनका मासापा 1 होता है, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वे हमारी सह अभाज्य संख्याएं अर्थात कोप्राइम नंबर कहलाती हैं। आइए मैं यहाँ पर आपको समझा भी दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 9। ठीक है, अब हम इसका जो HCF लेंगे तो वो 1 आएगा। कैसे आएगा, आप 4 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 1 × 2 × 2। ठीक है, और 9 के 1 × 3 × 3। तो देखिए इनका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा। इनका जो HCF होगा वो 1 होगा। 4 और 9 का जो माशापा है वो 1 होगा। एक और मैं लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, 5 और 7। देखो 1 × 5 और 1 × 7, तो यहाँ पर जो इनका HCF वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF, जिनका माशापा 1 होता है, वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगी हुई है जहाँ p व q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात p और q हमारी कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये जो
रूट होता है, अंडर रूट का जो निशान होता है, ठीक है, ये स्क्वायर से ही हटेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में ठीक है वर्ग करने पर आइए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट n इक्वल में यहाँ पर p/q लिखा हुआ है। अब ये दोनों पक्षों में हम इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, और इधर भी हम इसका वर्ग करेंगे। तो ये रूट से ये स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n इक्वल ये हो जाएगा आपका p²/q², अर्थात p²/q²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का p² के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका p², ठीक है, और इक्वल में ये हो जाएगा n × q²। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहला आपका समीकरण हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर p² के जो गुणनखंड हैं वो जो p² के गुणनखंड हैं वो n × q² है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ p² के गुणनखंड, ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ p² के गुणनखंड n × q² हैं, ठीक है, n × q² है। तो किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होता है, राइट। किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह, ये पूरी तरह लिखा हुआ है, पूरी तरह विभाजित होता है। किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होता है। यहाँ p² n से विभाजित होगा, तब जो यहाँ p² का गुणनखंड n × q² है तो p² n से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तब p² कामा यहाँ पर लगाएंगे n से विभाजित होगा। यहाँ पर इस समझने वाली बात है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो p² n से विभाजित होगा, तो जब p² n से विभाजित होगा तब p भी n से विभाजित होगा, तब p भी n से विभाजित होगा, राइट। चलिए, तो अतः p बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं nm। अतः p बराबर क्या लिख सकते हैं, nm। चलिए, अब यहाँ पर आप जो मैंने ये रूल यहाँ पर राइट किया हुआ है इसे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ p² के गुणनखंड, ये जो p² है इसके गुणनखंड n × q² है। किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होता है, तब p² n से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट कर दूँ, तब p² n से विभाजित होगा, तब p² जो है n से क्या होता है, विभाजित होगा। और जब p² n से विभाजित होगा तब p भी n से विभाजित होगा। अतः p बराबर nm। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले तो गुणनखंड क्या होते हैं
आप गुणनखंड समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ 12, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 यहाँ पर होगा, 1 2 3 4, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है 12 के गुणनखंड है। आप देखिएगा इनमें से प्रत्येक अंक, ठीक है, 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। अगर 1 से भाग देंगे तब भी ये 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, 2 भी जो है विभाजित कर देगा, 3 भी, 4 भी, और 6 और 12 भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो 12 के ये सारे गुणनखंड हो गए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे 4 का वर्ग, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है किसी भी संख्या का वर्ग, इसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होता है। तो एक संख्या आपने ली 4, ठीक है। अब 4 का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। और 16 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 7 ये नहीं होंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 10 नहीं होंगे, 11 12 ये भी नहीं होंगे, और लास्ट में आपका ये 16 हो जाएगा, ठीक। तो 1 2 4 8 और 16, ये 16 के गुणनखंड हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इनमें से अगर आप किसी भी संख्या से 16 को आप डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से जो है ये डिविजिबल है, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो अगर किसी भी संख्या का वर्ग अर्थात 16 अपने गुणनखंड से पूरी तरीके से विभाजित है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित है, ठीक, तब पी स्क्वायर एन से विभाजित होगा। तो यहाँ पर पी भी एन से विभाजित होगा, अर्थात किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से अगर पूरी तरीके से विभाजित है तो वह संख्या, ठीक, भी गुणनखंड से विभाजित होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लिया हुआ है, तो 4 का वर्ग 16 आता है। तो देखिए 4 जो है ये 4 इस 4 से भी विभाजित है, ठीक। इसे यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से यदि पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक, तो वह संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। अब जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, जैसे हमने ले लिया 4, ठीक है, या ले लिया हमने 4, ठीक है। अब 4 को हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 दूना यहाँ पर 4 ऐसे गया, ठीक। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। अब ये 4, ये मतलब यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य लाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से और इस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 2 × 2 ऐसे करते हैं, ठीक, ये भाज्य लाने के लिए। तो यहाँ पर बस सेम अगर आप देखें तो यही चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से विभाजित होता है, ठीक, तब यहाँ पर पी स्क्वायर जो है, जब पी स्क्वायर के गुणनखंड n × की स्क्वायर हैं, अर्थात ये पी स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके गुणनखंड n × की स्क्वायर हैं, तो पी स्क्वायर जो है n से विभाजित होगा, पी स्क्वायर n से विभाजित होगा। और अगर पी स्क्वायर n से विभाजित है तब p मतलब ये p भी n से विभाजित होगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा विभाजित करके बता दे रहा हूँ। ये p जो है n से विभाजित है, मतलब कि p को हम क्या करेंगे, n से भाग देंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि m टाइम में गया, ठीक है, m बार ये गया, तो ये m बार गया और ये जो है कट गया, ठीक। अब ये p लाने के लिए, अर्थात अभी देखो यहाँ पर आपने भाज्य लाने के लिए क्या किया था, ये भाजक और भागफल का मतलब कि डिवाइज़र और कोशेंट का आपने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर जो है ये डिविडेंड है, ठीक है, ये आपका भाजक है। तो ये p लाने के लिए हम क्या करेंगे, n और m का अर्थात डिवाइज़र और कोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो n × m यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ p बराबर इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, p बराबर राइट कर सकते हैं n × m,
ठीक है, अर्थात P बराबर NM ये राइट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप ये इतना समझ गए होंगे। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। चलिए, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा जो है इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपने देखा कि p स्क्वायर जो है n से पूरी तरीके से विभाजित था, तो p भी n से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण एक में ठीक p बराबर nm रखने पर, ठीक, p बराबर nm रखने पर। आइए हम समीकरण एक में p बराबर mn को रखते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। चलिए, समीकरण एक में p बराबर nm यहाँ पर हम रखेंगे और आंसर निकालेंगे। चलो, तो समीकरण एक आपका ये लिखा हुआ है, अर्थात p स्क्वायर। आइए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए, p स्क्वायर इक्वल में राइट है n इंटू क्यू स्क्वायर। अब p के जगह पर हम क्या रखेंगे, nm यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आप n रख दीजिए और इंटू यहाँ पर m कर दीजिए, ठीक, ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका होल स्क्वायर इक्वल में n इंटू यहाँ पर क्यू स्क्वायर। अब देखिए, इसका अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाएगा ये m स्क्वायर, राइट, इक्वल में ये क्या हो जाएगा आपका n इंटू क्यू स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, n इंटू m स्क्वायर इक्वल में n इंटू क्यू स्क्वायर। देखिए, ये n से ये n आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, n m स्क्वायर इक्वल में क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्यू स्क्वायर इक्वल में n इंटू एम स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर के भी गुणनखंड क्या आया है, क्यू स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो आया है m इंटू एम स्क्वायर। यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि यहाँ क्यू स्क्वायर के गुणनखंड n इंटू एम स्क्वायर है, n इंटू एम स्क्वायर है। ठीक, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ पुनः फिर यहाँ पर राइट कर सकते हैं। देखिए, क्यू स्क्वायर के गुणनखंड n इंटू एम स्क्वायर हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए, चूँकि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग अपने, ठीक है, गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होगा, अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होगा, किसी भी संख्या का वर्ग अपने गुणनखंड से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है, तो वह संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर क्यू स्क्वायर के गुणनखंड n इंटू एम स्क्वायर है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था, ठीक है, क्यू स्क्वायर के गुणनखंड n इंटू एम स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो जब क्यू स्क्वायर n से विभाजित है, तो जो ये q होगा ना, ये भी n से विभाजित होगा। ठीक है, राइट। तो चलिए, तो q भी n से यहाँ पर विभाजित होगा। अब यहाँ p तथा q दोनों n से विभाजित हो रहे हैं। देखो,
यहाँ पर अब यहाँ पर एक आपका नियम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया समझो पहले। जहाँ P व Q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ P सिर्फ 1 से डिविजिबल है और Q भी सिर्फ 1 से डिविजिबल है। अर्थात P और Q दोनों को सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो काट सकती है, क्योंकि P और Q सह अभाज्य हैं, तो P और Q का जो HCF है ना, जो माशा है, वो भी एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं, P इक्वल 1 इंटू पी, इसके फैक्टर कर दो, और Q इक्वल 1 इंटू क्यू, ठीक है। तो जो HCF होगा वो 1 होगा, अर्थात एक के अलावा और कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो P और Q को विभाजित कर सके। अब आपने यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर जो है P और Q हमारी सह अभाज्य हैं, तो P और Q को सिर्फ एक विभाजित करे और कोई संख्या विभाजित ना करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं P को n विभाजित कर रहा है और Q को भी n विभाजित कर रहा है, ठीक है। देखिए Q स्क्वायर के जो गुणनखंड है n इंटू एम स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर के जो गुणनखंड है n इंटू एम स्क्वायर है, तो Q भी n से विभाजित होगा, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो है P और Q दोनों n से विभाजित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वह संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी, तो इसलिए ठीक Q भी n से विभाजित होगा। यहाँ पर हम इस तरीके से राइट कर देंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि P जो है P भी n से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तब P स्क्वायर n से विभाजित होगा तो P भी n से विभाजित होगा। यहाँ P भी n से विभाजित हो रहा है और यहाँ Q भी n से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप राइट कर लीजिए। देखिए क्या लिखोगे, यहाँ P तथा Q, ठीक, दोनों n से विभाजित हो रहे हैं, n से विभाजित हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पर P और Q दोनों n से विभाजित हो रहे हैं, तो P और Q हमारी कैसी संख्याएं होंगी, हमारी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ P तथा Q दोनों n से विभाजित हो रहे हैं, तब P व Q हमारी सहभाज्य, अभाज्य नहीं, सहभाज्य संख्याएं होंगी, सहभाज्य संख्याएं, ठीक होंगी। P और Q हमारी सहभाज्य संख्याएं होंगी। अब अगर यहाँ पर P और Q दोनों n से विभाजित हो रही हैं, तो आपने देखा कि P और Q हमारी सहभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन ठीक शर्त आपने रखी थी कि परिमेय होने के लिए P तथा Q सह अभाज्य होने चाहिए, लेकिन परिमेय होने के लिए P तथा Q, P व Q सह अभाज्य होने चाहिए। मतलब कि परिमेय होने के लिए P और Q सह अभाज्य होने चाहिए। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हमने स्टार्टिंग में माना था कि जहाँ पर P और Q हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो P और Q को सिर्फ 1 ही डिविजिबल हो, P और Q से सिर्फ 1 ही, मतलब कि P और Q को सिर्फ 1 ही विभाजित करे, और यहाँ पर P और Q को n भी विभाजित कर रहा है, तो हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हुई, ठीक है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा
गलत सिद्ध हुई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मानी गई अवधारणा ठीक है, गलत सिद्ध हुई, गलत सिद्ध हुई। ठीक है। अतः रूट n एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट n एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक। तो इसलिए रूट n एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने जो है रूट n को अपरिमेय संख्या प्रूफ किया। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।